आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे माइंड मैपिंग फॉर्म में 22 अप्रैल 2025 का, और ये हेल्पफुल रहने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक, एससी, रेलवे। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग के साथ कुछ टेबलर कंटेंट भी रहने वाला है। और जो 20-21 का करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करने से पहले हम सीधे 22 तारीख के करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि 20-21 तारीख के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है और मैं पढ़ाते पढ़ाते आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम नेशनल अफेयर्स में पढ़ते हैं 22 तारीख के करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला न्यूज़ आ रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने लॉन्च किया है VVDN टेक्नोलॉजी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, और जो मैकेनिकल इनोवेशन पार्क भी इनोग्रेट किया गया है। और इसको इनोग्रेट किया गया भाई अश्विनी विश्नोई जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसको जो ग्लोबल इनोवेशन पार्क है हरियाणा में, उधर इसको इनोग्रेट किया गया। ठीक है, तो ये क्या टेक्नोलॉजी उसके बारे में पढ़ते हैं। ये VVN टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी लाइन के ऊपर काम करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम इसको कवर करते हैं क्या है ये सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी को समझने पहले आपको PCB के बारे में समझना पड़ेगा। अब जो इंजीनियर्स होंगे या तो जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको डेफिनेटली PCB के बारे में पता होगा, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या BCom बैकग्राउंड से हो तो उनको नहीं पता होगा। तो PCB क्या रहता है, PCB अपने ऐसा कहीं तो कहीं देखा होगा, मदरबोर्ड में देखा होगा या मोबाइल का चिप देखा होगा, कहीं तो कहीं ऐसा चीज़ देखी होगी। तो इसमें क्या करना पड़ता है, अगर हम मैनुअली अगर चीज़ें करें तो ये जैसे चिप बैठा हुआ है ना, इस चिप को बिठाने के लिए, इस चिप को बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रिल करनी पड़ेगी, इधर इस जगह पे ड्रिल करनी पड़ती है। अगर हम ट्रेडिशनली चले तो ट्रेडिशनली इधर ड्रिल करनी पड़ती है, उसके बाद जो है इस चिप को बिठा सकते हैं। लेकिन अगर जो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा का पूरा सरफेस बना हुआ आता है, उसके बाद जो भी चिप होता है वो बैठ जाता है। तो इसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के तौर पे। और बात करें कि कुछ की हाईलाइट जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट AI सर्वर बनाया गया है, जिसका नाम इन्होंने आदिपोली रखा गया है, और इसको जो है डेवलप किया गया VVND टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVN टेक्नोलॉजी ने जो है इंडिया का फर्स्ट AI सर्वर लॉन्च किया है, जिसका नाम है आदिपोली। क्या नाम है, आदिपोली। किसने लॉन्च किया है, VVDN टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। क्या है ये, इंडिया का फर्स्ट AI सर्वर है, जिसमें बोला जा रहा है कि ये इक्विप्ड है विद 8 GPU, मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके वजह से जो है आपका गेमिंग, इसकी वजह से आपका जो वीडियो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का बढ़ जाता है। और इसी ये बोला जा रहा है कि इसमें 8 जो है GPU यूज़ किया गया है। अगर हम एक GPU यूज़ कर देते हैं CPU में, तब भी जो है बहुत अच्छा खासा CPU की जो है एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बट इसमें 8 GPU यूज़ करने का कारण ये है क्योंकि एक तरह का सर्वर है, ठीक है, ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, एक तरह का सर्वर है, और ये इंडिया का AI बेस्ड सर्वर है पहला, जिसका नाम आदिपोली रखा गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है क्या। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बोला गया है कि ये एक तरह का PCB मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया ये वाला इमेज, तो इसके अंतर्गत बोला गया कि ये जो बोर्ड है इसके अंतर्गत बोला गया कि जो 850 mm और 560 mm का जो है ये बोर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो बोर्ड रहेगा इसकी लेंथ जो है 560 के आसपास रहने वाली है, इसकी ब्रेथ जो है 560 के अंदर रहने वाली, जो लेंथ है वो कितनी रहने वाली है, 850 mm के आसपास रहने वाली है, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक हो सकती है। और अगर बात करें कितने सारे जो है PCB जो है इंस्टॉल कर सकते हैं इस सर्फेस में, तो इसमें बोला जा रहा है कि PCB नहीं सॉरी कितने सारे कंपोनेंट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं इस PCB में, तो बोला जा रहा है 2,50,000 जो है कंपोनेंट पर आवर के हिसाब से इंस्टॉल किया जा सकता है इस लाइन में, जो SMT लाइन है यहाँ पे। ठीक है, एक तरह का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे PCB में जो है कंपोनेंट को इंस्टॉल किया जाएगा बाय यूजिंग AI सर्वर नेटवर्किंग और मदरबोर्ड के लिए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AI सर्वर्स, उसके साथ नेटवर्किंग गियर्स, उसके साथ जो मदरबोर्ड है उसी को जो है बनाने के लिए इस सप्लाई लाइन का यूज़ किया जाएगा। उसका एक तरह से इनोवेशन पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 1,50,000 स्क्वायर फीट का इनोवेशन पार्क है, जिसके अंतर्गत जो टूल मेकिंग स्टार्टअप्स है, वायर कट मशीन्स है या इंजेक्शन मॉडलिंग यूनिट है, सबके सब इंक्लूड रहने वाला है। तो सबके सब जो है एक ही पार्क में मिलने वाला है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो 5 गुना बढ़ने वाला है 6 साल में, और बोला जा रहा है कुछ ये 11 लाख करोड़ तक बढ़ने वाला है। और एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो 6x होने वाला है, और टोटल अगर बात करें तो 3.25 करोड़ रुपए की जो है इसमें लाभ मिलने वाला है इंडिया को, ऐसा कुछ कहना है। नेक्स्ट आता है गूगल ने जो है 7 जैन AI चिप लॉन्च किया, जिसका नाम इन्होंने आयरन वोट रखा है, आयरन मैन नहीं आयरन वोट रखा है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये फास्ट और रियल टाइम AI रिस्पॉन्स देने का काम करेगा।
एग्ज़ाम के लिए ये जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ा रेसिट पॉइंट में आता है, इसको स्किप भी करते हुए चल सकते हो कि कितना बैंडविड्थ मेमोरी है, कितना टेट्रा जो टेंसर बिट पर सेकेंड है। तो ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ के चलोगे तब भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कंटेंट देने का कारण ये है कि आपने अगर कहीं पे पढ़ लिया, आपने अगर कहीं दूसरी जगह करंट अफेयर्स पढ़ लिया और आप बोलोगे कि यार सर आपने तो ये चीज़ पढ़ाया ही नहीं है, आपने तो ये चीज़ दी ही नहीं है, तो इसी वजह से मेरे PDF में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एग्जाम के लिए कोई रिलेवेंस नहीं बनता है, यहाँ से कोई नहीं पूछेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर पूछता है मुझसे तो मुझे इसलिए कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, बिकॉज फिर प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे फिर समझते हैं कि कंटेंट में कुछ कमी है सर के, तो इसी वजह से मुझे देनी पड़ती है। बट जो चीज़ें हैं उधर मैं आपको लिख दूंगा कि लेसन पॉइंट कहाँ पे लेसन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आपको PDF में मिल जाता है कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लेसन इंपॉर्टेंट चीज़ें देख के रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है फर्स्ट इन न्यूज़। तो फर्स्ट इन न्यूज़ में आ रहा है कि इंडिया का फर्स्ट 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्लेडर रिएक्टर बनाया गया है और इसको तमिलनाडु में बनाया गया है। अब इस रिएक्टर के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में साइंस के ऊपर नहीं जाएंगे, बस इसको थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो भवानी जो है एक तरह की PSU है जो तमिलनाडु बेस्ड है, तो इन्होंने जो है इसको डेवलप्ड और लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। इसके अंतर्गत जो है प्लूटोनियम बेस मेटल ऑक्साइड यूज़ किया जाता है और इसको एज अ लिक्विड सोडियम भी यूज़ किया जाता है फॉर कूलेंट, ठंडा रखने के लिए लिक्विड सोडियम यूज़ किया जाता है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके साइंस के ऊपर नहीं जाएंगे, क्यों प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है हम इतना ज़्यादा डिप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम के लिए पॉइंट पढ़ रहे हैं ना कि कोई PhD करने के लिए, तो इतना डिप में जाकर मतलब नहीं बनता। और ये जो है पार्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के, और इसके अंतर्गत ये एक तरह से रिसाइकलिंग स्पेंट फ्यूल की तरह भी काम करेगा, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो रिड्यूस होगा, ऐसा कुछ कहना है भवानी PSU का, ठीक है। तो भवानी एक तरह का तमिलनाडु बेस्ड PSU, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही सेम न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया का फर्स्ट थैरेनियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर महाराष्ट्र में बनाया गया है। महाराष्ट्र की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने इसको बनाया है और ये इंडिया का पहला थैरेनियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। और इसके बारे में बात करें तो इसको सपोर्ट किया गया था बाय महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और जो एडहेरेंस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इनके द्वारा भी। तो इनको बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये एक तरह क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट का जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए चले, उसके साथ जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इसका भी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए चले। तो यही जो है बोला गया इस MOU के अंतर्गत। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर आ रहा है कुछ करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भगवद गीता है और जो भारत मुनि नटयासहस्त्रा इसको जो है ऐड किया गया है यूनेस्को के जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्री है वहाँ पे। इसके से क्या होगा कि इसकी वजह से जो ग्लोबल प्रिवेंस बन पाएंगी, ग्लोबल हेरिटेज प्रिवेंस बन पाएगी। और ये दोनों चीज़ के बारे में अगर हम इंडिविजुअली पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है चीज़ है, जैसे कि जो भगवद गीता लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है और जो इसके एट्रीब्यूटेड है वो आपको भाषा मिलने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर चैप्टर की बात करें टोटल 18 चैप्टर से, टोटल 700 वर्ष है और ये पार्ट है महाभारत का, ठीक है। तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसका ये पार्ट है और ये डायलॉग है बिटवीन लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन ना के बीच में। तो लॉर्ड कृष्णा जी और अर्जुना जी जो भी बात किए थे वो सब चीज़ें भगवद गीता में लिखी पड़ी है और भगवद गीता के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा मुझसे ज़्यादा, ठीक है। तो जो भगवद गीता के बारे में आपको अच्छे से पता होगा चीज़ें, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेवेंस कंटेंट आपको यहाँ पे सब कुछ दिख गया होगा, ठीक है। तो मोस्टली ये इन्फ्लुएंस करता है वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, चरवाका और फिर फिलोसफीज। तो ये सारी चीज़ को जो है इन्फ्लुएंस करते हुए जो है भगवद गीता बनाया गया, ठीक है। तो भगवद गीता जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो भगवद गीता के बारे में डेफिनेटली लोगों को बहुत कुछ पता होता है, मुझसे तो ज़्यादा ही पता होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो चीज़ें ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि जो नटयासहस्त्रा है इसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ें। तो इसको जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ये से
भारता मुनि में जो है वर्ष लिखा गया है। टोटल जो है 36,000 वर्ष है। स्कोप क्या है? फाउंडेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इसका स्कोप मिलने वाला है। क्या क्या कवर करेगा? ये ड्रामा कवर करेगा, परफॉर्मेंस कवर करेगा, एक्सपीरियंस कवर करेगा, इमोशन कवर करेगा, इवन म्यूज़िक जो है कवर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ें हैं कि एग्जाम के लिए देखें तो जो भगवद गीता है इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, उसके साथ किसका पार्ट है? महाभारत का जो है पार्ट है, और टोटल कितने चैप्टर्स और वर्ष लिखे गए इंपॉर्टेंट है। वैसे सेम चीज़ यहाँ पे कितने वर्ष लिखे गए हैं और क्या है परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट के ऊपर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें है। बाकी संस्कृत में लिखा गया होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है संस्कृत में लिखी जाती है। भगवद गीता ये सारी चीज़ें जो है संस्कृत में ही लिखी गई है और उसको अभी हम जो डिफरेंट ट्रांसलेट करके जो है चीज़ें को पढ़ी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है संस्कृत में ही चीज़ें सब कुछ लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ये कुछ चीज़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इंस्क्रिप्शन इन मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में टोटल अब तक 14 हो चुके हैं और एज ऑफ 2025 में अभी हमने 2 तो अभी के हमने देख लिया। ठीक है, और इंडिया की कौन सी पहली एंटिटी थी जो कि आपको मिलेगा? तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन जो 1997 में जो है इसको ऐड किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि कभी कभी स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टैटिक भी कवर करना उतना इंपॉर्टेंट है जितना जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करना। ठीक है, कुछ अदर्स नोटेबल एंटिटीज़ इसके ऊपर इन्होंने जो वर्ल्ड ऑफ मेमोरीज़ के अंतर्गत रखा गया है वो आपको मिलेगा। साइवा मैन्युस्क्रिप्ट जो 2005 में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। ऋग्वेदा 2007 में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। अभिनवागुप्ता राइटिंग जिसको 2023 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तो आपको टोटल मैं कितना बता दिया आपको? टोटल ये तो हमारा 1 हो गया, यहाँ पे आपको 3 मिल गया और टोटल 5 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको भगवद गीता बता दिया और उसके बाद ये आपको टोटल और 4 नाम आपको याद करना है। टोटल 6 नाम के आसपास हो गए, तो ये 6 नाम आपको याद करते हुए चलना है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक सिर्फ 14 को ही मिला है। ठीक है, तो 14 अगर ज़्यादा मिलता तो फिर मैं आपको बोलता कि छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं बनता सारा याद करके, और अभी 14 को ही मिला है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है और डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट में जो है ऐड हुए हैं। इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ से। तो अगर बात करें कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसको 1992 में यूनेस्को के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो इसका काम था कि तो इसका गोल जो था वो था प्रिजर्व एंड अंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट हेरिटेज। तो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट को जो है प्रिजर्व करने के लिए जो है इसका काम था। इसके अंतर्गत जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो इंक्लूड होता है, उसके साथ जो ओरल ट्रेडिशन है वो इंक्लूड होता है, ऑडियो वीडियो कंटेंट वो इंक्लूड होता है, इसके साथ जो लाइब्रेरी एंड अचीव होल्डिंग है ये भी इंक्लूड होता है। तो देख सकते हो क्या बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। और फाइनली जो रजिस्ट्री स्टार्ट हुई थी 1987 में स्टार्ट हुई थी और ये बायनअली अपडेट होता है। ठीक है, बायनअली अपडेट होता है और 2007 से लेकर 2023 तक जो इसको अपडेट नहीं किया गया था, उसके बाद अब वापस से इसका कंटिन्यूशन चल रहा है। नहीं चलता। नेक्स्ट अभी ब्रिक्स का मीटिंग था, एग्रीकल्चर मीटिंग था जो कि ब्राज़ील में जो ब्रासिला है वहाँ पे हेल्ड हो रहा था और ये जो है फर्स्ट एवर मीटिंग था 11 ब्रिक्स ग्रुप का। और 11 जो ब्रिक्स ग्रुप्स है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जैसे कि इंडिया की तरफ से आए थे, चाइना की तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से, सऊदी अरबिया की तरफ से, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान की तरफ से। तो ये टोटल देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे के रखें। इसके साथ आप ब्राज़ील ले लो, उसके साथ रशिया ले लो और कौन सा रह गया, कौन सी कंट्री रह गई और हो गया शायद ना। तो टोटल जो है 11 यहाँ पे हो गए। इसकी थीम क्या मिलेगी आपको? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है थीम। जो 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग था इसकी थीम आपको मिलेगी प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कॉपरेशन, इनोवेशन, इक्विटेबल ट्रेड अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। तो बहुत बड़ी थीम है। तो थीम के बारे में बात करें तो थीम से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि थीम बहुत बड़ा है और इस पे ऑप्शंस बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा सकता है कि इसकी थीम जो है कुछ ऐसे ब्लैंक दे देगा या तो थीम देगा भी तो प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इतना आपको याद करते हुए चलना है। मोस्टली फोकस इधर करना है। प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है इसकी थीम है। इतना बड़ा थीम नहीं पूछेगा। थ्रू कॉपरेशन, हाँ ये पूछ सकता है कि किसके थ्रू किया जा रहा होगा। थ्रू कॉपरेशन, इनोवेशन, इक्विलेबल और ट्रेड के थ्रू जो है इसको किया जाएगा। हाँ, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इसमें यहाँ से भी बन सकते हैं कि किसके थ्रू किया जा रहा है ये ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग किसके थ्रू जो है इस थीम को बनाया जा रहा है।
ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तो है, ये थीम आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा पूरा का पूरा। मुझे लगा कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं बट नहीं छोड़ सकते, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि इस ब्रिक्स मीटिंग में इंडिया का कौन गया था रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस ब्रिक्स मीटिंग में जो है इंडिया की तरफ से जो शिवराज सिंह चौहान है यहाँ ये गए थे ब्राज़ील। और ये क्या है, ये यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। इन्होंने बोला जाके कि हम जो है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ हम जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके रोल और चैलेंजेस को भी सपोर्ट करते हैं। और इसके अंतर्गत यही बोला था कि जो क्लाइमेट चेंज है, प्राइस वो वॉलेटरी है या रिसोर्स स्कैरसिटी है, जिसके से मतलब रिसोर्सेज कम हो जाएंगी वर्ल्ड में, तो वो सब में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए चलते हैं। तो इंडिया ने ये सारी चीज़ें इस मीटिंग में की गई। अब इसके बारे में कुछ की लॉन्चेस के ऊपर बढ़े, क्या क्या इधर लॉन्चेस किए गए हैं। तो एक तरह से ब्रिक्स लैंड रिसोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये ब्रिक्स लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम पार्टनरशिप क्या है, ये एड्रेस करेगा लैंड डिग्रेडेशन को, डेसिफिकेशन को, उसके सॉइल फर्टिलिटी लॉस को। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ करने वाली है कि लैंड कितना डिग्रेड किया गया उसके बारे में बताया जाएगा, कितना जो है पानी कम हो गया या कितना जो है डेजर्टिफिकेशन हो चुका है उसके बारे में बताएगा। उसके साथ ही जो है सॉइल की फर्टिलिटी कितनी लॉस हो गई है, ये सारी चीज़ जो है ब्रिक्स लैंड रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के अंतर्गत कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, किस किस को बेनिफिट होने वाला है इसका। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बेनिफिट होगा, और जो लोकल कल्टिवेटर्स हैं इनको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ पैसे जो है ग्रांट किए गए हैं। सियरा लियोनी एक कंट्री है, उसको सियरा लियोनी कंट्री के बारे में बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की। तो इनको बोला गया है इंडिया की तरफ से कि इंडिया जो है 99 का जो है 990 का यूएस डॉलर का जो है पैसा देने वाला है। और उसको अगर इंडियन रुपये में बात करें तो 8.26 करोड़ रुपीज़ होता है। और ये किस वजह से दिया जाएगा, ये दिया जाएगा अंडर दी इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के अंतर्गत ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे सियरा लियोनी को, जो कि ये प्रोजेक्ट चलाने वाला है एनेबलिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन इन सियरा लियोनी। तो सियरा लियोनी में जो है स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जो एक तरह से प्रोजेक्ट चलने वाला है, उसके लिए इंडिया ने 8.26 करोड़ रुपये देने की वादा किया है और देने वाली है। ठीक है, तो की ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, प्रोजेक्ट के नाम से पता लग रहा है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाएगी, इकोनॉमिकली वो स्टेबल हो पाए। और ये सब किया जाएगा थ्रू रीबर्स ट्रेनिंग सेंटर, स्किल बेस जो ट्रेनिंग होने वाली है वहाँ से, उसके बाद जो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया जाएगा और लोन दिया जाएगा फॉर टूल्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई अगर मिस्त्री है या तो कोई अगर पर्सन है जिसको टूल की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उस केस में उनको जो है लोन दिया जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम। उसके साथ फॉर्मेशन ऑफ वर्क कॉपरेशन भी की जाएगी। अगर इंडिया और सियरा लियोनी के बारे में बात करें तो इन्होंने डेवलपमेंट पार्टनरशिप हाईलाइट्स कुछ है जो कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्या क्या हुए हैं पहले। तो ये आपको मिलेगा कि 250 मिलियन का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था बाय इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के द्वारा। यार ये इसको छोड़ ही दो यार, मेरे ख्याल से लेसन बॉन्ड में आता है, यहाँ से कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अभी आप डेफिनेटली वीकली में ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, लेकिन जो मंथली करंट अफेयर्स आएगा उसमें भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए एक और करंट अफेयर्स बनाऊँ जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वही प्रोवाइड करूँ। जैसे कि ये सारे लेसन बॉन्ड में आते हैं, फिर यूएन इंडिया ने कितना फ़ंड किया है, यूएन इंडिया कब फंड स्टैब्लिश हुआ था, जून 2017 में स्टैब्लिश हुआ था, टोटल जो है कमिटमेंट की थी 150 मिलियन यूएस डॉलर की। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जब मैं शॉर्ट में प्रोवाइड करूँगा, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगा मंथली में, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हट जाएंगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वही रहेगी, बाकी जो ऐसे करंट अफेयर्स रहते हैं जो लेसन पॉइंट में आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हटा दी जाएगी। मंथली पीडीएफ दूसरा एक आएगा। ठीक है, एक नॉर्मल पीडीएफ आएगा मंथली का जिसमें डिटेल में रहने वाला है, और एक दूसरा मंथली पीडीएफ आएगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वही कवर रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हटा देंगे जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। जैसे कि ये सारी चीज़ें भी है, इसमें भी आप देख सकते हो लेसन पॉइंट लिखा पड़ा। तो लेसन पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि
जितने भी WHO के मेंबर स्टेट्स हैं, कितने WHO के मेंबर स्टेट्स हैं, 194 मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने एक तरह से ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट साइन किया है, या तो ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, और इसको स्विट्ज़रलैंड में जो जिनेवा है यहाँ पे बनाया गया है, और बोला जा रहा है इसके अंतर्गत 3 साल का नेगोशिएशन होने वाला है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बोला गया था इस ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट के अंतर्गत कि ये एनहेंस करेगा ग्लोबल कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर पेंडेमिक, जैसे कि कोविड-19 हुआ था वैसा कुछ ना हो। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि एक तरह का ड्राफ्ट एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि कैसे जो है ग्लोबली कोऑर्डिनेट किया जाएगा। जैसे कोविड-19 में क्या हुआ था कि चाइना ने कोई वैक्सीन बना ली, तो चाइना ने बोला कि हम अपने जो लोग हैं उनके ऊपर यूज़ करेंगे, बाकी बाद में भेजेंगे। वैसे ही USA ने बोला कि हम सिर्फ जो है अपने जो लोग हैं उनको ही जो वैक्सीनेट करेंगे। तो इसकी वजह से जो है वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम हो गई थी अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में। ऊपर से जो दूसरी जो लो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो है प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये चीज़ ना हो उसके से बोला गया कि ये एक तरह से ग्लोबल कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, इवन जो है प्रिपेयर्डनेस का काम करेंगे अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में पेंडेमिक हो गया, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था वैसे कुछ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और बाकी ये सारे जो की प्रोविजंस हैं वो आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हो, या इवन वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तब मैं आपको थोड़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। एक तो इसमें पैथागोन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होने वाली है, जिसकी वजह से अगर पैथागोन से फाइट करना हो तो वो कर पाएंगे। उसके साथ वन हेल्थ अप्रोच भी रखा गया, जिसके अंतर्गत ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट हेल्थ सबको जो है लिंक करने का काम करेगा। जैसे कोविड-19 होने का कारण ये था कि एनिमल और ह्यूमन का लिंक हो गया था, तो वन हेल्थ अप्रोच के अंतर्गत जो एनिमल है, ह्यूमन है, या तो इन्वायरमेंट हेल्थ है, सबको जो है लिंक किया जाएगा। उसका ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज भी की बात की जा रही है। जैसे कि USA का अगर कोई टेक्नोलॉजी हो तो वो इंडिया को दी जाए, जिसके से इंडिया डेवलप कर पाए, और इंडिया का टेक्नोलॉजी है तो वो USA को दी जाए, जिसके से USA भी डेवलप हो पाए, और जो पेंडेमिक से कैसे बचा जाए उसके ऊपर दोनों काम कर पाए। इसके साथ जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंतर्गत कुछ फाइनेंस भी दी जाएगी, मतलब कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे प्रिपेयर्डनेस एफर्ट के लिए। और उसका बोला गया कि WHO कैन नॉट एनफोर्स ट्रैवल बैन। WHO जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नहीं छोड़ना, कि WHO ने बोला गया कि WHO जो है बैन नहीं कर सकता, ट्रैवल बैन नहीं कर सकता, लॉकडाउन नहीं कर सकता, वैक्सीनेशन और डोमेस्टिक लॉ जो भी कुछ होते हैं उसको जो है रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इस ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें कही गई है, और क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे नेशनल जो सॉवरेनिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें बोली गई है अंडर द ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट की। नेक्स्ट चलने से पहले कुछ बैकग्राउंड है। जैसे 2021 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इन्होंने सेटअप किया था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी, जो कि बोला गया था कि जो भी पेंडेमिक ट्रीटी है उसको लीगली बेंडिंग रहेगी सबके ऊपर, और यहीं पे जो है ड्राफ्ट एडॉप्ट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो अभी मई 19 से लेकर मई 27 तक जो है इसको प्रेजेंट किया जाएगा 78 जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है यहाँ पे, और उसके बाद फिर नेगोशिएशंस होंगे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये न्यूज़ और ज़्यादा कंटिन्यू रहने वाला है, इसको हम और आगे भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं कुछ MUs और कोलैब की ओर बढ़े। तो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, और दोनों के दोनों मिलके एक तरह से MU साइन किया है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो वर्कफोर्स स्किल है और जो सस्टेनेबिलिटी है हमारे इंडिया का कंस्ट्रक्शंस और रियल एस्टेट सेक्टर में, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। क्या करने वाले हैं, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली बेस्ड है, इन्होंने MU साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और क्वालिटी काउंसिल इंडिया के साथ, और सारे के सारे मिलके क्या करने वाला है, ये एनहांस करेंगे वर्कफोर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर। तो इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन है और रियल एस्टेट सेक्टर है उसके जो वर्कफोर्स है उनको स्किलफुल बनाया जाएगा, कैसे जो है वो स्किलफुल बन पाए उस पर काम करेंगे। उसके साथ ही जो है सस्टेनेबिलिटी को जो है प्रमोट किया जाएगा। ये MU साइन किया गया था ड्यूरिंग जो CRDA के लीडर ट्रांजिशन सेरेमनी थी वहाँ पे किया गया था, और ड्यूरिंग दिस MU इन्होंने एक जो CREDAI है, इन्होंने एक MU भी साइन किया था विद कनाडा बेस्ड क्लोलर के द्वारा। तो इधर एक रिपोर्ट भी रिलीज़ किया गया सस्टेनेबिलिटी इन रियल एस्टेट टूवर्ड्स अ ग्रीनर स्काईलाइन, जिसके अंदर बोला गया था 66% जो है इंडियन ग्रेड A ऑफिस स्टॉक इज़ अ ग्रीन सर्टिफाई किया गया है, और ये हैदराबाद में इसको सबसे नंबर वन
रैंक पे रखा गया है, ठीक है। तो एक छोटा सा रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत बोला गया है कि जो रियल एस्टेट के टर्म्स में सबसे अच्छा काम करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन सर्टिफाइड, उसमें हैदराबाद नंबर 1 नंबर पे आता है, नंबर 1 सिटीज़ पे आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नहीं चलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है पार्टनर किया है IBM के साथ। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और IBM जो US बेस्ड है, दोनों मिलके एनहेंस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग AI एंड जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। तो इसके अंतर्गत टोटल 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जो कि नागपुर, मुंबई और पुणे में बनाए गए हैं। कहाँ क्या क्या काम रहने वाला है? जो मुंबई का जो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहने वाला है AI बेस्ड, तो उसका काम रहेगा कि जियोस्पेटिकल एनालिसिस किया जाएगा यूजिंग GIS, और उसके साथ जो सैटेलाइट डेटा लिया जाएगा फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो इसके अंतर्गत जो ग्लोबल लोकेशन के थ्रू कैसे जो है अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट होनी चाहिए वो चीज़ की जाएगी। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहता है, इसका मतलब एक तरह का स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो कि उसी चीज़ के लिए काम करेगा। जैसे इसका काम क्या होने वाला है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, अर्बन प्लानिंग है, उसी के लिए लड़ने का काम रहने वाला है यूजिंग द जियोस्पेटिकल एनालिसिस के थ्रू। तो इसका सिर्फ यही काम रहने वाला है। नेक्स्ट जो पुणे में बनाया गया, एक तरह से फॉरेंसिक साइंस लैब बनाया गया जो कि AI टूल यूज़ करेंगे, जिसके अंदर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, जुडिशरी डिलीवरी है, वो इम्प्रूव हो पाए। पुणे में बनने के बाद उसके बाद चलते हैं हम नागपुर में क्या बन रहा है। नागपुर में एक मार्बल प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसका फुल फॉर्म देखोगे तो मॉनिटरिंग, अकाउंटिंग, रेगुलेशन, विजिलेंस, एनफोर्समेंट एंड लीगलिटी। तो इसको भी की जा रही है बाय यूजिंग AI फॉर लॉ एंड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो इसके से जो लॉ एंड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी हो पाए उसी के लिए जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नागपुर में बन रहा है। तो तीनों के तीनों जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस वजह से बन रहे हैं वो भी आपको याद रखना है, याद रखते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ अपॉइंटमेंट है, 4 अपॉइंटमेंट है आज के दिन में। तो अजय भूषण पांडे जी के बारे में बात करें तो ये फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं। इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो इनको जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, जिसकी हेडक्वार्टर आपको चाइना में मिलने वाली है। चाइना में जो बीजिंग है वहाँ पे मिलने वाली है। पता नहीं चेन्नई क्यों बोल रहा हूँ, चाइना की जगह। तो इसके अंतर्गत बोला गया टोटल जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने 100 बिलियन की गई है, और टोटल मेंबर्स जो है इसमें 110 कंट्रीज मिलने वाली है। और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आफ्टर चाइना में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है। उसके बाद इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है शेयर होल्डर है। इस चीज़ का कोई याद रखनी है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं AIB के जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो इनका काम क्या होने वाला है, ये एज अ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देने का काम करेंगे, और इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये टोटल 3 डिपार्टमेंट संभाल रहे होंगे AIB में। कौन कौन से 3 डिपार्टमेंट? एक तो सेक्टर, थीम एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन संभालेंगे, उसके साथ सस्टेनेबिलिटी एंड फिड्यूक्रेसी सॉल्यूशन संभालेंगे, उसके साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संभालेंगे। तो ये 3 तरह के डिपार्टमेंट संभालने का काम अजय भूषण पांडे जी का रहने वाला, ठीक है। तो अजय भूषण पांडे जी के बारे में बात करें कि इन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट संभाले थे। अब आप बोलोगे यार सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट पहले संभाल रहे थे। तो आपने ये बता दो दिया, ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी के तौर पे पहले काम कर रहे थे, चीज़ बता दो दी। तो सारे डिपार्टमेंट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से एग्जामिनर आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है AIB के। कभी कभी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमा देता है, पूछेगा कि जो अजय भूषण पांडे हैं इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया AIB के, इससे पहले ये कहाँ काम कर चुके हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे देगा कुछ कि ये एक तरह का फाइनेंशियल सेक्रेटरी का काम कर चुके हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम कर चुके हैं, तो ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो ये सारी चीज़ें तो ये बता पाओगे जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी। तो एग्जाम के लिए पॉइंट ये सारी चीज़ें बन जाती है। बट इधर मैंने लेसन बोर्ड में इसलिए लिख के रखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इतना सारा याद नहीं कर पाते होंगे। तो बेटर यही है कि अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि ये सारे नाम याद रखना, क्योंकि लास्ट में आपको इतना नाम याद रखने बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि अजय भूषण पांडे को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया AIB का, तो इतना नाम याद रखने बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसी के लिए ये सारे नाम ज़्यादा फोकस करो। जब ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद आपको इधर भी फोकस करना है कि ये एक तरह के IAS ऑफिसर थे, महाराष्ट्र कैडर से आते थे, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था फरवरी 2021 में, और ये उसके बाद फॉर्मर फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरह काम भी किए थे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने चेयरपर्सन भी बने थे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के
और ये एक तरह के एक्स चेयर भी कर रहे थे जीएसटी नेटवर्क के। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी आपको याद करते हुए चलना है, लेकिन एग्जाम के लिए जो ज़्यादा पॉइंट है वो है ये एक तरह के फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मीराबाई, सॉरी थोड़ा सा ख़राब हो गया ना, नेक्स्ट करंट अफेयर से बात करें तो नेक्स्ट है मीराबाई चीनू, जो कि मणिपुर से आते हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो 2020 में। इनको चेयरपर्सन बनाया गया है IWF के। अब IWF का मतलब क्या हुआ कि इंडियन वेट रेसलिंग फेडरेशन के जो है इनको एज अ चेयरपर्सन बनाया गया है। और इनके बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मणिपुर से आते हैं और ये सेकंड इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट थे जो कि वेट लिफ्टिंग में जीते थे। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो जो IWF है, जो सतीश कुमार शिवालिंगम है, इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और टोटल 4 साल का इनका टर्म होने वाला है। दोनों का जो है 4 साल का ही टर्म होने वाला है। अगर IWFL की बात करें तो ये इनका काम रहता है कि जो भी एथलीट है उनको एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में जो है रोल देने का, और ये जो है एक तरह से कम्युनिकेशन गैप जो भी है उसको फिल करने का काम करते हैं। किस किस के बीच में, जो भी वेट लिफ्टर है उनके बीच में, और इवन जो IWFL ऑफिशियल है उनके बीच में। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हो, आपको अच्छे समझ आएगा। अभी जय शाह जी जो थे वो क्या थे, BCCI के चेयरपर्सन थे। अब जय शाह जी क्रिकेट तो कभी खेले नहीं है, ठीक है, तो इनको क्या पता रहेगा कि क्रिकेटर के ऊपर क्या बीतती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं रहेगी। तो ऐसी सेम सिचुएशन मान सकते हो कि जो IWFL के जो ऑफिसर्स हैं उनको तो नहीं पता होगा ना कि जो वेट लिफ्टिंग में क्या क्या खाना होता है, कैसे जो है वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग होती है, ये सारी चीज़ें उन्हीं को पता होगी जो पहले से वेट लिफ्टिंग करके रखे हुए हैं। तो इसी के लिए ये एक तरह से कमीशन बनती है जो कि एक तरह से मीडिएटर का काम करती है। जो ये कमीशन है IWF कमीशन और ये IWF ऑफिशियल, तो ये दोनों के बीच में एक तरह से ऑफिशियल जो IWF ऑफिशियल है और जो IWF जो प्लेयर्स हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं, उनके बीच में मीडिएटर का काम करेंगी IWF एथलीट कमीशन। और यहाँ पे जो है जो एक्सपीरियंस एथलीट है या जो पुराने जो एथलीट है जो रिटायर्ड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिठाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाए जो वेट लिफ्टर हैं उनके और जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कमीशन बनाई जाती है, ठीक है। तो ये होगी पूरी पूरी कंप्लीट न्यूज़। उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ साइबेरिया बनाया गया है और ये दीरो माकोट को बनाया गया है, जो कि एक तरह से थोड़ा 61 ईयर ओल्ड है और ये डॉक्टर और एकेडमिक्स रहने वाला है। अब ये चेंजेस क्यों किए गए, क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट मिलोस थे जी, इनको रिटायरमेंट लेना पड़ गया, इनको पहले रिज़ाइन करना पड़ गया क्योंकि अभी इनका एक स्टूडेंट जो है असॉल्ट हो गए थे, एक प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप स्किप करते हुए चल सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है ये जो 2 लाइन आपको दिख रही होंगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप करते हुए चलोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं, डॉक्टर और एकेडमिक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी, तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो कि एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको अपॉइंट किया गया है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसमें जो रिटायर्ड जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और अभी के लिए जो है जस्टिस दिनेश महेश्वरी को जो है अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है रितु राज जी को, जो कि 22 LIC की तरह काम कर रही थी। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़े तो जब भी 22 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसको चेयर कर रहे हैं कौन, जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनका कार्यकाल जो है 1 सितंबर 2024 के हिसाब से चलना था, लेकिन अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो टोटल जो है ये 3 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो 3 साल के लिए काम करेंगे और 31 अगस्त 2027 तक इनकी टर्नओवर रहने वाली है, ठीक है। तो क्या कारण था कि अब तक जो है इनकी कुर्सी फिल नहीं हुई थी, तो ये थोड़ा टाइम लग जाता है इनकी जो भी इनका प्रोसेस रहता है उसमें। और जो रितु जी था इनका टर्नओवर जो है वो ख़त्म हो गया था 31 अगस्त 2024 में ही, और उसके बाद से 1 सितंबर 2024 से एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो 23rd LCI बैठने चाहिए थे,
पर वो बैठे नहीं थे, लेकिन अब जो है ये बैठेंगे और इनका टर्नओवर जो है 3 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये 3 साल कैलकुलेट किया जाएगा 1 सितंबर 2024 से ही। तो 1 सितंबर 2024 से कैलकुलेट किया जाएगा और 31 अगस्त 2027 तक जो इनका जो टोटल टर्नओवर रहने वाला है। इनकी अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव करता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसके अंदर 2 तरह से फुल टाइम मेंबर्स भी बनाए गए, एक एडवोकेट रितेश जैन और एक प्रोफेसर DP वर्मा। तो ये दोनों एक प्रोफेसर है और एक एडवोकेट को जो है एज अ फुल टाइम मेंबर भी बनाया गया है इन 23rd LCI, मतलब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है कि लॉ कमीशन का इंडिया का काम रहता है कि अपील और एमिट करना, जो ऑब्सोल्यूट लॉ है उसको अपील और एमिट करने का काम होता है। उसके साथ ही इनका काम होता है कि जो यूनिफाइड सिविल कोड है अक्रॉस इंडिया उसको एग्जामिन करने का, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक तरह से मेजर जो है ब्यूरोक्रेट्स रिसफलिंग हुई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कुछ नए अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि अरविंद श्रीवास्तव जी को सिलेक्ट किया गया है। उसके साथ आप 2 अपॉइंटमेंट और ये 2 अपॉइंटमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। तो एक मणिपुर कैडेट से आते हैं, एक हिमाचल प्रदेश कैडेट से आते हैं, और बाकी बात करें तो इसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, इसमें सीधे आपको पढ़ते हुए जाना है। तो इसको वीडियो को पॉज करो और चीज़ों को समझ लो कि क्या क्या इनको नया नया पोस्ट दिया गया है। जैसे अरविंद श्रीवास्तव जी को, जो कि कनाडा का कैडेट से आते हैं, इनको सेक्रेटरी का पोस्ट दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। ये रिप्लेस करके मनोज गोविंद जी को, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो मणिपुर कैडेट से आ रहे हैं इनको सेक्रेटरी बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, और प्रीवियसली जो ये संभाल रहे थे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन संभाल रहे थे। उसका ठाकुर के बारे में बात करें तो अनुराधा ठाकुर ये संभालेंगे ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये सक्सीड करेंगे अजय शेठ को। अजय शेठ जो है सक्सीड करेंगे, और प्रीवियसली ये काम कर रहे थे एडिशनल सेक्रेटरी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये काम कर रहे थे। और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत लाल है इनको संभालने के लिए दिया है सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, और इनका जो टर्नओवर रहने वाला है ये 1 साल से भी ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। तो बियॉन्ड 1 साल जो है रखने की बात की गई, मतलब इनको जो है इनका जो अपॉइंटमेंट है इसको एक्सटेंड किया गया है एज अ सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। किसको? भारत लाल को। नेक्स्ट चलते हैं, डिफेंस की तरफ से न्यूज़ आ रहा है एक्सरसाइज, जो कि आपको मिलेगा इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन। तो ये आर्मिक 2024 ही बोल सकते हैं इसको। ये टोटल 10 दिन का जो है एक्सरसाइज होने वाला, टोटल 28 दिन का एक्सरसाइज होने वाला है, और ये मार्च 22 से लेके अप्रैल 14 2025 तक रहने वाला है, ठीक है। टोटल ये 28 दिन का एक्सरसाइज कैसे हो गया? 22 तारीख से चालू हो रहा है, 28 दिन इंक्लूड 10 डेज इंक्यूमेशन। ये समझ नहीं आई चीज़, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको कल वाले वीडियो से बता दूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है डेट पे। वैसे डेट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता नहीं, एग्जामिनर कभी आपसे डेट नहीं पूछेगा। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि वेन्यू कहाँ पे था, कहाँ पे जो है वेन्यू है, किसके किसके बीच में हो रहा है, और क्या एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ये 3 जगह पे मिल जाएगी। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये रूट कहाँ से होने वाली है। ये एक्सरसाइज जो है नॉर्थ वेस्ट बंगाल से जो है सिक्किम तक रहने वाली है। टोटल 146 किलोमीटर की डिस्टेंस होने वाली है। इसके अंदर दिखाया जाएगा कि इंडियन आर्मी कितना ज़्यादा एंडोरेंस है, कितना ज़्यादा लीडरशिप है सबके बीच में। टोटल बोला रहा है कि 20 सोल्जर्स टीम है जो कि अपना फिटनेस, रेजिलेंस और टीम वर्क दिखाते हुए वेस्ट बंगाल से जो है सिक्किम तक जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है कवर करने वाले हैं बाय वॉकिंग। टोटल 146 किलोमीटर का जो है इनका डिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। तो ये अपना जो है इंडोरेंस दिखाते हुए इतना लंबा जो है डिस्टेंस कवर करने वाले हैं अंडर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडी ने होस्ट किया है 2nd एडिशन ऑफ कलाम एंड कवच। कलाम एंड कवच के बारे में बात करें, 2nd एडिशन ये न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है अंडर द थीम ऑफ सिक्योरिंग इंडिया राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म। क्या है? सिक्योरिंग इंडिया राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म। और जो सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडीज़ है, इन्होंने पार्टनर किया था पीटी जन प्रेस के साथ भी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इनका फोकस क्या होने वाला है? इनका फोकस रहेगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर वेलफेयर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग,
इनका इधर फोकस है। और अगर कलाम और फिर कवच की बात करें तो एक तरह का इंडिया का प्रीमियर प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत डिफेंस, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो सबको जो है यूनिफाई करने का काम करेगा। मिलिट्री लीडर के साथ पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और स्ट्रेटेजिक थिंकर सबको जो है एक ही जगह पे लाके काम करेगा। और क्या काम करेगा कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन, स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर, ये सब जगह पे काम कर पाए। तो एक तरह से मान सकते हो कि प्लेटफॉर्म है या तो एक तरह से जगह है जहाँ पे डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे और वो बताएंगे कैसे जो है डिफेंस को जो है बढ़ाया जाए इन टर्म्स ऑफ AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन, स्पेस टेक, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 22 अप्रैल का। और ये इसकी PDF के बारे में बात करें तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट देखते रहना सेकंड चैनल। अभी ले मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।